A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग रिवाइज कर रहे हैं साइंस को थ्रू MCQs. सो ये इसका सेट नंबर 55 है. लेट्स स्टार्ट. अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं. ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है. यू कैन फॉलो मी एंड यू कैन मैसेज मी फॉर क्विक रिप्लाइज. और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है. इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के PDF मिल जाएंगे जिनको आप रिविजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो. अगर आप चाहते हैं मेरे बाकी के लेक्चर सीरीज़ भी देखना जो मैंने अलग अलग टॉपिक्स पे बनाए हैं तो आप उन सबको भी देख सकते हैं. इसी टेलीग्राम चैनल पर उसके लिंक्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं. इस सेट का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है. पहला सवाल जो है इस सेट का बहुत ही आसान सवाल से हम शुरुआत कर रहे हैं. इस सेट की ये क्लास 6 NCERT का क्वेश्चन है. आसान सवालों को देने का मतलब सिर्फ इतना है क्योंकि ताकि आपको ये पता चले कि क्या आप आसान सवालों को लेवल 1 डिफ़िकल्टी वाले जो क्वेश्चंस हैं क्या उनको भी कर पाते हैं. अगर हाँ तो ही आप आगे के डिफ़िकल्टी के लेवल के क्वेश्चंस को कर पाएंगे. तो दीज आर बेसिक्स. ओके, तो पहला सवाल बहुत आसान सवाल क्लास 6 की NCERT से है. इसमें आपसे पूछा जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग वाइटामिन मिनरल्स डेफिशिएंसी कॉज पुअर विजन और समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन. ये पूछ रहा है आपसे कि कौन से विटामिन या मिनरल की कमी से हमें ना रात में कंप्लीट लॉस भी हो सकता है देखने के लिए या फिर पुअर विजन भी हो सकता है. ठीक है, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं. राइट, रात के समय हमें सही से दिखाई नहीं दे रहा. तो कौन सा ऐसा विटामिन है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं? बताइए. विटामिन A है, विटामिन B है, विटामिन D है या वो आयरन है? तो इसका सवाल का जवाब आई होप 100% आप सब लोगों को आता होगा. इसका जवाब है विटामिन A. बट हम क्योंकि ये सीरीज़ का नाम है सिर्फ और सिर्फ MCQ सीरीज़ नहीं, इस सीरीज़ का नाम है रिविजन ऑफ साइंस थ्रू MCQs, तो हम इसको रिवाइज भी करेंगे. अगर हम बात करते हैं विटामिन A की वजह से होता क्या है. विटामिन A की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, रात को ठीक से दिखाई नहीं देता या हो सकता है कंप्लीटली ना दिखाई दे रात को. इसकी वजह से क्या हो जाता है? देखिए, हमारे यहाँ जब हम आई का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो हमारे पास दो तरीके के सेल्स होते हैं. रोडोप्सिन जिसके अंदर पिगमेंट होता है, रॉड्स और कॉन्स. दो तरीके के सेल हमारी आँख में प्रेजेंट थे, रॉड्स एंड कॉन्स. तो रॉड्स क्या करते थे? हमारे को नाइट विजन में हेल्प करते थे और कॉन्स क्या करते थे? हमारे को डे टाइम विजन में हेल्प करते थे. तो जो कॉन्स है प्रोवाइड कलर विजन एंड डे लाइट. तो रात अगर दिन के वक्त किसी को दिखने में प्रॉब्लम हो रही है धूप में तो समझना चाहिए कि उसके अंदर कौन से सेल्स की कमी होगी? कॉन्स की. लेकिन अगर रात को देखने में आपको दिक्कत हो रही है तो कौन सी कमी हो सकती है? रॉड्स की. तो रॉड्स हैव स्पेशल प्रोटीन. रॉड्स के पास एक स्पेशल प्रोटीन होता है रोडोप्सिन विच हैज़ विटामिन A डेरिवेटिव. अब ये कारण होता है क्यों हमने इस क्वेश्चन को लिया. अब क्या होगा कि हो सकता है ये तो बहुत इजी लेवल का सवाल था, अगर मुझे इसको डिफिकल्ट बनाना है या एग्जामिनर को आपको डिफिकल्ट तरीके से देना है तो वो आपसे पूछेगा कि रोडोप्सिन जो होता है इन आवर बॉडी इज अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन A या फिर विटामिन कुछ भी. विटामिन B इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म द रोडोप्सिन. तो B गलत हो जाएगा. रोडोप्सिन क्या है? जो रॉड्स जिससे बनती है उस प्रोटीन का नाम है रोडोप्सिन. तो आपके उसके वेरिएंट्स को भी समझना होगा. जब मैं देखती हूँ कि बहुत अगर इजी क्वेश्चन आता है तो आप में से कुछ स्टूडेंट को लगता होगा कि भाई ये आपने इतना इजी क्वेश्चन क्यों दे दिया. सिर्फ हम यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, हम रिवाइज कर रहे हैं, हम उसके अलग अलग वेरिएंट्स को भी डिस्कस करते हैं. तो ये आपको पता होना चाहिए रोडोप्सिन क्या है. रोडोप्सिन जो है विटामिन A का डेरिवेटिव है. तो अगर A की डेफिशिएंसी होगी तो आपके रोडोप्सिन जो है ठीक से नहीं बनेगा एंड विच अल्टीमेटली लीड्स टू नाइट ब्लाइंडनेस. तो इसलिए विटामिन A की डेफिशिएंसी से पुअर विजन होता है. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ. ये चार्ट दिया गया है, अगेन ये NCERT से पिक किया गया चार्ट है. क्लास 6 की देखिए, क्लास 6 की NCERT आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देती है. देख लीजिए आप, ये क्लास 6 की NCERT का पेज नंबर 16 का ये क्वेश्चन है. तो आप टोटली आप देख सकते हैं कि आपके स्टेट PCS के जो एग्जामिनर है सीधा सीधा क्लास 6 की NCERT से उठा के क्वेश्चंस दे रहे हैं आपको. अगर आपके वो क्वेश्चंस भी गलत होते हैं तो नोबडी कैन हेल्प यू. ओके, तो क्लास 6 की NCERT जो 6 क्लास के बच्चा जो पढ़ता है वो उसमें से सवाल है. देखिए, विटामिन A क्या है? लॉस ऑफ विजन कर रहा है. विटामिन B बेरी बेरी कर रहा है. C से स्कर्वी, D से रिकेट्स. यू कैन टोटली रिवाइज फ्रॉम दिस चार्ट. ओके, अच्छा, इससे मेरा मतलब मेरी स्टेटमेंट से कहीं भी ये नहीं है कि क्लास 6 की या 7 की NCERT के अंदर कुछ नहीं दिया गया. इससे मेरा मतलब है क्लास 6 और क्लास 7 की NCERT में इतना कुछ दिया गया है कि जिन लोगों को लगता है कि NCERTs आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर एनी एग्जाम तो उन लोगों के लिए ये स्टेटमेंट था. NCERTs आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स. किसी सब्जेक्ट की भी NCERT हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो. कुछ लोग मुझसे ये भी सवाल पूछते रहते हैं हर टाइम कि ज्योग्राफी के लिए जो है सिर्फ क्लास 11-12 पढ़ेंगे, ऐसा हिस्ट्री के लिए आप जो है क्लास 6 से क्यों पढ़ा रहे हैं, सिर्फ क्लास 11-12 पढ़ाओ. तो मैं ये कहना चाहती हूँ उनको कि अगर आपको ABCD नहीं समझ में आएगा पहले
तो आप जो है एडवांस स्टडी कैसे कर लोगे? पहले तो आपको बेसिक समझना पड़ेगा ना, तभी तो अप्लाइड क्वेश्चंस कर पाओगे आप। सेकेंड क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, उसमें आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम इन द रेनी सीजन एंड यूज्ड फॉर मेकिंग फाइबर्स। बहुत ही आसान तरीके से एक्सप्लेनेशन दी गई कि एक एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन है। इस एक्सप्लेनेशन पे वेस्ट बंगाल के मेरे सारे स्टूडेंट्स बता देंगे और वो सारे स्टूडेंट्स बता देंगे जो ज्योग्राफी को ध्यान से पढ़ते हैं, वो सारे स्टूडेंट बता देंगे जो बिहार से हैं, वो सारे स्टूडेंट बता देंगे जो असम से है, राइट। आप सब तो ये जल्दी से बता दोगे, बट ये कहाँ से उठाया हमने सवाल? हमने अगेन इस सवाल को एनसीईआरटी से उठाया है। ये इसलिए उठाया गया क्योंकि इसी तरीके के सवाल घुमा फिरा के आपसे पूछे जाते हैं। आपको रेनफॉल दे दिया जाएगा, आपको सॉइल का टाइप बता दिया जाएगा, आपको वहाँ का मौसम कैसा है ये बता दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कौन सी क्रॉप है ये। तो अभी क्या पूछा जा रहा है? ये जो क्रॉप है इन तीनों स्टेट्स में है, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम में, और रेनी सीजन में आती है और फाइबर हम इसके बनते हैं। अब तो क्या हो सकती है वो? कॉटन। अब फाइबर है तो कॉटन भी हो सकती है, जूट भी हो सकती है, कैनाफ भी हो सकती है, फ्लैक्स भी हो सकती है। बट स्टेट्स देखिए कौन से तीन है और सीजन देखिए कौन सा है। क्या कॉटन रेनी सीजन में लगता है? नो। तो इसका राइट जवाब है जूट। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका जवाब सही पता होगा। दिस वॉज अ काइंड ऑफ एग्जाम्पल क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन आपको आपकी खुद की स्टेट जहाँ जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, चाहे आप राजस्थान से, चाहे आप एमपी से, वहाँ की जो पर्टिकुलर क्रॉप लग रही है ना, वो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी क्रॉप है और वो किस तरीके के मौसम में लग रही है। स्टेट पीसीएस के ये फेवरेट सवाल होते हैं। आपकी स्टेट में जो फसलें उनके बारे में तो पूछा ही पूछा जाएगा, यूपीएससी भी पूछता है। ओके, तो जूट है ये देखिए जूट के जो जंगल हैं आपको कुछ इस तरीके के दिखाई देंगे। देखिए इस तरीके से आपको पेड़ दिखाई देगा और ये जूट की कल्टीवेशन चल रही है। तो जूट क्रॉप जो है रेनी सीजन में ग्रो होती है एंड मोस्टली इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। और इससे हम क्या बनाते हैं? इससे हम फाइबर्स हमें मिलता है, थोड़ा कोर्स फाइबर मिलता है जूट से, और फिर जूट के अलग अलग तरीके के उस फाइबर को यूज़ करके अलग अलग मल्टीपल न्यूमरस प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। अभी आपने देखा होगा सिंस वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, तो अभी आपने देखा होगा अचानक से पिछले डिकेड में और अभी इस डिकेड के शुरुआत में आपने देखा होगा कि लोगों के अंदर एटलीस्ट इन द एजुकेटेड क्लास उसके अंदर अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। तो जूट के प्रोडक्ट्स जो है आजकल एक फैशन सिंबल है। तो अब लोग जूट के बैग लेके जाते हैं। पहले क्या होता था जूट के, अभी भी ये हो रहा है, मिडिल मैन इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ले रहा है। जो ग्रो कर रहे हैं जूट, अल्टीमेटली उन तक प्रॉफिट नहीं पहुंच रहा। तो यही हमारा आगे एम होना चाहिए, उन तक पहुंचे। कॉटन की अगर हम बात करें तो कॉटन कहाँ पे उगता है? कॉटन के लिए वार्म क्लाइमेट की ज़रूरत है और ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत है। लेकिन कॉटन के लिए एक चीज़ की ज़रूरत है, ब्लैक सॉइल। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल में सबसे अच्छा कॉटन हो सकता है। कॉटन वैसे नॉर्थ इंडियन स्टेट्स भी लगा रहे हैं जहाँ पे ब्लैक सॉइल नहीं है, लेकिन अगर आपको बेस्ट वेराइटी का कॉटन चाहिए तो आपको ब्लैक सॉइल की ज़रूरत पड़ेगी। एंड विच इज़ कहाँ पे होगा ब्लैक सॉइल? वहाँ पे होगा जहाँ पे प्लेट्यू था, जहाँ पे लावा था। लावा ने जो सॉइल बनाई वो ब्लैक सॉइल थी, तो उस जगह पे ये होगा। अगर हम बिहार और असम और उसकी बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, तो वहाँ पे कैसी सॉइल है? वहाँ पे नदियाँ हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों का कॉन्फ्लुएंस हो रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत सारी मिट्टी है। तो उस जगह पर क्या उग रहा है? उस जगह पे जूट उगाया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ब्लैक सॉइल की प्रेजेंस है, तो इसलिए महाराष्ट्र में क्या है? कॉटन। केनाफ क्या होता है? फर्स्ट प्रोड्यूस इन नॉर्थ अफ्रीका। केनाफ जो है नॉर्थ अफ्रीका में लगाया गया था। इंडिया इज प्रोड्यूसिंग केनाफ फॉर मोर देन 200 ईयर्स एंड यूज्ड टू मेक स्मॉल रोप्स एंड सैक क्लोथ। तो केनाफ भी एक तरीके का कोर्स फाइबर देने वाला क्रॉप है जिससे कि रस्सियाँ और ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से उठी है? एनसीईआरटी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग फोर्स कीप द एटमॉस्फेयर इंटैक्ट एंड क्रिएट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सी फोर्स जो है जो एटमॉस्फेयर को, जिस तरीके से हम देख पाते हैं हर प्लैनेट पे एटमॉस्फेयर नहीं है, तो एटमॉस्फेयर जो है उसकी प्रेजेंस है, इंटैक्ट है हमारे पास, एंड क्रिएट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्रिएट हो रहा है। ये कौन सी फोर्स है जिसकी वजह से ऐसा हो पा रहा है? जब हम सोलर सिस्टम को पढ़ते हैं, हम ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तब हम डिटेल में सोलर सिस्टम पढ़ेंगे। हमने साइंस की क्लास में जितना साइंटिफिकली जितना पढ़ना था वो हमने पढ़ा। जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम उसकी साइंस भी पढ़ेंगे ऑफ कोर्स। तो उसमें हम बात करेंगे कि सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स, और नॉट ओनली सोलर सिस्टम, अगर हम किसी और स्टार के सिस्टम की बात भी करते हैं तो हर एक प्लैनेट पर हमको क्या नहीं मिलता? एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता। एटमॉस्फेयर कुछ कुछ प्लैनेट्स पर है प्रेजेंट, और जिन जिन प्लैनेट्स पर है फिर उसके बाद उसका टेम्परेचर कैसा है, पानी है या नहीं, उन सब की प्रेजेंस में अर्थ जैसा एक यूनिक प्लैनेट बन पाता है, तब जीवन पॉसिबल हो पाता है। राइट, हम बात क्या करते हैं? अगर अर्थ पे जीवन पॉसिबल है वो एक सोलर सिस्टम का पार्ट है,
तो ऐसे हजारों लाखों इनफाइनाइट सोलर सिस्टम्स हो सकते हैं, तो इसीलिए इनफाइनाइट अर्थ की भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ये बातें हमने की है। ओके, अब आप ये बताइए कि एटमॉस्फेयर जो है वो इंटैक्ट कौन सी फोर्स से रहता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, फ्रिक्शन से, ग्रेविटेशन से, या नन ऑफ द अबव? तो अगर आप बात करेंगे, बताएं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, तो इसका सवाल का जवाब आपको पता होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैविंग एटमॉस्फेयर। अब क्या करता है ग्रेविटेशनल फोर्स? अगर मान लीजिए जितना बड़ा, जैसे ये अर्थ है, तो जितना बड़ा बॉडी होगा, देखिए दो जो भी बॉडीज होंगी उसके बीच में हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। बट ग्रेविटेशनल फोर्स हमने लास्ट सेट में पढ़ा था किसके प्रोपोर्शनल होता है? मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो फोर्स जो होगा दोनों दो बॉडीज के बीच में कम होता जाएगा, और मास के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उसका ग्रेविटेशन ज्यादा होगा। तो अर्थ क्योंकि काफी बड़ा हो जाता है, तो उसका जो एटमॉस्फेयर है, जो भी गैसेज रिलीज होती हैं, वो उसको अपने साथ में पकड़ के रखता है ब्लैंकेट के जैसा। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। एवरीथिंग जो है, आप देखिए कुछ भी चीज गिरती है, न्यूटन का एप्पल गिरा तो वो भी नीचे की तरफ, अर्थ की तरफ गिरा, वो सब क्या है? वो ग्रेविटी है, राइट? तो दिस यू नो वेरी वेल। फ्रिक्शनल फोर्स, ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करता है जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड की तरफ जाएंगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ता जाता है। मैंने आपको बताया जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स जो है वो वीक होता जाएगा। अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें तो ये किसके ऊपर डिपेंड है? डिपेंडेंट ऑन ग्रेविटी अगेन। फोर्स हायर फॉर फोर्स ऑफ ग्रेविटी हायर विल बी रिएक्शन फोर्स, दस इंक्रीज द फ्रिक्शन ऑन द सरफेस। जैसे जैसे हमारी ग्रेविटी वाली फोर्स बढ़ती जाएगी, फ्रिक्शन हमारी अर्थ सरफेस पे बढ़ता जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है? यहाँ पे गलत लिखा हुआ है स्पेलिंग, फोर्स आएगा यहाँ पे। ऑन द अदर हैंड इज डिपेंडेंट ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स। और चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होती है, ये जो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होती है, वो इंडिपेंडेंट होती है ग्रेविटेशनल फोर्स पे। ग्रेविटेशनल फोर्स से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। फ्रिक्शनल फोर्स दूसरी तरफ डिपेंडेंट है ग्रेविटेशन के ऊपर। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसी होती है? वो जो दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में हो रही है फोर्स, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, चार्ज ऑफ द बॉडी, लेकिन उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको स्पेस में भी अगर एटम्स मिलता है तो उधर भी आपको फोर्स ये देखने को मिल सकती है। ये फोर्स किससे डिपेंडेंट होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, तो ये क्लास 8 एनसीईआरटी का से लिया गया सवाल है। अगला सवाल जो है आपकी स्क्रीन पर, इसमें आपसे पूछा जा रहा है विच प्लैनेट अपीयर्स टू बी रोलिंग ऑन इट्स साइड व्हाइल ऑर्बिटिंग सन। जब सन के, सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं सारे प्लैनेट, तो इसमें से एक प्लैनेट ऐसा है यूरेनस, सैटर्न, मार्स और वीनस में से, जो कि हमें लगता है कि वो लुढ़क रहा है, रोल कर रहा है सन के चारों तरफ। ऐसा कैसे होगा वैसे? देखिए ये अगर सन है, ये सन है और इसके चारों तरफ जो है हम क्या कर रहे हैं? चक्कर काट रहे हैं। अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ के ऊपर दो तरीके का मोशन देखने को मिलता है। ये अर्थ का एक्सिस है, जब हम सिक्का घुमाते हैं एक तो सिक्का अपने एक्सिस पे घूमता रहता है और सिक्का अपनी पोजीशन भी चेंज करता रहता है। तो सिमिलरली अर्थ अपने एक्सिस पे भी घूम रही है और सन के चारों तरफ चक्कर भी लगा रही है। तो एक्सिस पे जो अर्थ है वो कितना टिल्टेड है? हम हमेशा पढ़ते हैं 23.5 डिग्री का जो टिल्ट है अर्थ को अपने एक्सिस से, 23.5 डिग्री जो है टिल्टेड है। तो अर्थ जो है टेढ़ी होके घूम रही है। तो सिमिलरली इनमें से कोई एक ऐसा प्लैनेट है जिसका टिल्ट कितना है? उसका जो टिल्ट है ऐसे है पूरा, जैसे अर्थ की जो इक्वेटर बन जाती है ना, वो उसके एक्सिस का टिल्ट है। तो वो इस तरीके से घूम रहा है, तो हमें वो रोल करता हुआ दिखता है। मतलब अर्थ ऐसे घूम रही है तो वो जिस प्लैनेट की हम बात कर रहे हैं उसको वो अपने एक्सिस पे इस तरीके से टिल्ट है, तो हमें लगता है कि वो लुढ़क रहा है, लुढ़क रहा है, लुढ़क रहा है, जिस भी डायरेक्शन में वो घूम रहा है। समझ गए आप क्वेश्चन का मतलब? पहले तो रोल करते हुए हमें दिखता है। बताएं कौन सा प्लैनेट है? यूरेनस है, सैटर्न है, मार्स है या वीनस है? तो इसका सही जवाब है यूरेनस। यूरेनस जो है अपने एक्सिस के ऊपर वो इस तरीके से रोटेट करता है कि वो रोल करते हुए हमें दिखता है। कैसे होता है ऐसा? मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। वीनस और यूरेनस दोनों जो है रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अर्थ कहाँ से रोटेट करती है? वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। यूरेनस और वीनस दोनों के दोनों ईस्ट टू वेस्ट रोटेट कर रहे हैं, अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट कर रही है। ठीक है, ये जो है आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आपको याद भी रखना है यूरेनस वो प्लैनेट है जो कि हमें रोल करते हुए दिखता है अर्थ के चारों तरफ। वेरी गुड क्वेश्चन, यू कैन, आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है कभी आपके सेट में, पेपर में। अगला सवाल जो है उसमें आपसे पूछा जा रहा है while electroplating
ऑन विच इलेक्ट्रोड डज मेटल गेट डिपॉजिटेड एंड व्हाट इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रोड। जब हम वो करते हैं, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो तरीका था, उसमें हमने क्या देखा था, एनसीईआरटी का सवाल है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जब हम करते हैं तो एक हम दो लगा देते हैं, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। तो जो सॉल्यूशन होता है उसमें से जो मेटल निकलता है वो एक पे जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा इलेक्ट्रोड होता है, वो कैथोड होता है कि एनोड होता है। अगर कैथोड होता है तो उस पर क्या चार्ज है, एनोड होता है तो क्या चार्ज है। एनसीईआरटी का सवाल बहुत ही आसान सवाल और बहुत ही अच्छा सवाल है। कंफ्यूजिंग है क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता रहेगा, एनोड पे नेगेटिव है कि कैथोड पे नेगेटिव है, क्या है। तो बताएं, इसका जवाब बताएं। एनोड नेगेटिव है, कैथोड नेगेटिव है, एनोड पॉजिटिव है या कैथोड पॉजिटिव। पहले तो यही बता दो एनोड और कैथोड में से पॉजिटिव कौन सा है और नेगेटिव कौन सा है। तो एनोड जो होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे, जैसे मैंने याद रखा है मैं आपको बता देती हूँ। एनोड जो होता है उसके अंदर एन वर्ड आता है तो नेगेटिव से वो शुरुआत होता है, तो एनोड जो है नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। कैथोड में कोई एन नहीं आ रहा तो उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, एक चीज़ को याद रख लो, एनोड में नेगेटिव चार्ज होता है तो मुझे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, एनोड के अंदर नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो ये डिपॉजिट होगा कैथोड पे, एनोड पे। तो एनोड पे जिस पे नेगेटिव चार्ज है उस पे ये डिपॉजिट होगा। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज यूज्ड टू कोट अ मेटल ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मेटल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या हो रहा है, देखिए ये हमारा जो एक सॉल्यूशन होता है उसमें क्या होगा, कॉपर सल्फेट का फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन है, उसमें से हमने इलेक्ट्रिक चार्ज जब हम पास करते हैं तो कॉपर प्लेट जो होती है वो कॉपर कैथोड बना होता है, यहाँ पे ये एनोड बना होता है। तो डिपॉजिट कहाँ पे होगा, एनोड पे, जिस पे नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर जाके जो है मेटल डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो ये बेसिक जो है एनसीईआरटी में हमने ये चीज़ जो है पढ़ी थी। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास करती है कॉपर प्लेट सॉल्यूशन से, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, तो ये कर देता है डिसोसिएट, किसको, कॉपर को और सल्फेट को। तो जो फ्री कॉपर है वो किसकी तरफ जाएगा, एनोड की तरफ, जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, एंड गेट डिपॉजिटेड ऑन इट। तो इसको आप पढ़ लीजिए, साइमल्टेनियसली फ्रॉम कैथोड विच इज पॉजिटिवली चार्ज मेटल प्लेट ऑफ द सेम मेटल विच हैज टू बी डिपॉजिटेड इज कनेक्टेड। ठीक है, तो जब करंट पास करते हैं तो मेटल फ्रॉम कैथोड गेट डिजॉल्व। देखो कैथोड जो है इम्प्योर हो सकता है, वो डिजॉल्व होता जाएगा इनटू द सॉल्यूशन एंड फ्रॉम द सॉल्यूशन इट गेट डिपॉजिटेड ऑन एनोड। तो एनोड से हम जो है प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, या तो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं या फिर हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग, हमें उसे कोट ही करना है, कोट करने के भी काम आता है। अगला जो सवाल है वो आपसे पूछा जा रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन एंड यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्टील। तो स्टील बनाने के लिए हमें कार्बन चाहिए होता है, आयरन के साथ हम उसको मिक्स कर लेंगे। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ये आपसे पूछ रहा है। तो कोल टार प्योर फॉर्म है, कोक प्योर फॉर्म है, कोल गैस है या कोल है। बताइए इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है कोक। ओके, तो इसका जवाब है कोक। तो कोक हमें कैसे मिलता है, हमें कोल से मिलता है कोक। हमें 3 तरीके के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कोक, कोल टार एंड कोल गैस, राइट। तो कोक क्या है, कोक जो है इज अ टफ पोरस ब्लैक सब्सटेंस एंड इज प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। तो कोक जो है हमें स्टील बनाने के काम आता है और यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। तो हमें स्टील जब बनाते हैं तभी भी हम इसको काम में लेते हैं। कोल टार क्या है, ब्लैक कलर का अनप्लीजेंट स्मेलिंग लिक्विड है। ये मिक्सचर किसका है, 200 तरीके के सब्सटेंसेस के अंदर मिक्स होते हैं, डाइज, ड्रग, एक्सप्लोजिव, प्लास्टिक, इन सब में ये यूज़ किया जाता है। नेफ्थलीन बॉल्स बनाने के लिए भी ये यूज़ किया जाता है कोल टार। और क्या है, कोल गैस, इट इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेस व्हेन कोल गेट्स कन्वर्टेड इनटू कोक एंड इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्री। तो कोल गैस का यूज़ करते हैं फ्यूल की तरह, कोल टार का यूज़ करते हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज में, डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव, प्लास्टिक, ये सब बनाने के लिए। और कोक का यूज़ किया जाता है, प्योरेस्ट सब्सटेंस है, उसका यूज़ कर लेंगे हम स्टील बनाने के लिए। तो एनसीईआरटी से ये सवाल था, बड़ा अच्छा सवाल है। इस तरीके का सवाल आपको मिल सकता है और मिलता भी रहा है, पहले भी पूछा जा चुका है आपके एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एमपीपीसीएस के 2018 वाले पेपर में पूछा गया था। तो जो भी स्टूडेंट्स जो हैं मुझे एमपी से देख रहे हैं तो उनको पता होगा ये येलो ग्रीन जो एल्गी है उसे हम क्या कहते हैं। तो ये एमपीपीसीएस में पूछा गया सवाल है। इसको हम क्लोरोफाइसी कहते हैं, इसको साइनोफाइसी कहते हैं, या फियोफाइसी कहते हैं, या इसको जेंथोफाइसी कहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी को किस नाम से और जाना जाता है, एमपीपीसीएस में पूछा गया सवाल है, बताएं। क्लोरोफाइसी, साइनोफाइसी, फियोफाइसी या जाइनोथोफाइसी, क्या कौन है इसमें, बताएं। तो इसका जवाब है जाइनोथोफाइसी।
येलो जो ग्रीन एल्गी है वो ज़ाइनेथोफाइसी है, मोस्टली लिव इन फ्रेश वाटर में जो ये रहती है, येलो और ग्रीन कलर की, बट समटाइम्स फाउंड इन मरीन एंड सॉइल हैबिटेट ऑल्सो। कभी कभी ये कहाँ मिल रही है हमको, हमें मरीन हैबिटेट्स में भी मिलती है और सॉइल हैबिटेट्स में मिलती है, जनरली हमें ये फ्रेश वाटर में मिलती है। So they vary from single cell flagellate to simple colonial filamentous organisms. Xanthophysi pigments chlorophyll A, chlorophyll C, B, beta carotene और carotenoid, ये सारे तरीके के इसमें पिगमेंट्स मिलते हैं। ग्रीन एल्गी जो होती है उसको क्या कहते हैं, ग्रीन एल्गी को कहते हैं क्लोरोफाइसी। और अभी इसमें क्या पूछा जा रहा था, उसमें येलो ग्रीन को पूछा जा रहा था। जो येलो ग्रीन जो है उसको ज़ैंथोफाइसी कहते हैं, ग्रीन एल्गी को कहते हैं क्लोरोफाइसी। ये फ्रेश वाटर में रहती है, अगेन सॉल्ट वाटर में भी रह सकती है, और ये स्टोर करती है फूड को एज स्टार्च। और क्या है, ब्राउन एल्गी जो होती है उसको हम कहते हैं फियोफाइसी। रेयरली ये फ्रेश वाटर में मिलेगी हमको, सॉल्ट वाटर में ये प्रेजेंट होती है। रेड जो एल्गी होती है उसको रोडोफाइसी कहते हैं। रेड एल्गी ब्लूम जो हो जाता है कभी कभी, मोस्टली लिव इन सॉल्ट वाटर एंड सम आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल। ओके, तो ये 4 तरीके के एल्गीज के आपको नाम दिए गए हैं। क्लोरोफाइसी कौन सी है, ग्रीन एल्गी है। ज़ैंथोफाइसी कौन सी है, येलो एंड ग्रीन एल्गी है। साइनोफाइसी कौन है, ब्राउन एल्गी है। फियोफाइसी है। रोडोफाइसी कौन है, रेड एल्गी। रोडोफाइसी इसमें दिया ही नहीं हुआ। ओके, फियोफाइसी जो है वो ब्राउन एल्गी है। तो ये इस तरीके से एल्गीज के बारे में इसके नाम है, जो कि एमपीपीसीएस में पूछा गया था। अगला जो सवाल है अगेन एमपीपीसीएस में ही पूछा गया है, यूआईपी के बारे में पूछा गया है। यूआईपी वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 1985 में लॉन्च हुआ था यूआईपी प्रोग्राम। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ये प्रोग्राम चलाया था। आपसे पूछा जा रहा है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। आसान सवाल बहुत ही। तो यूआईपी का क्या मतलब है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, या यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम है, या यूनाइटेड इंडियन पॉलिसी है, या नन ऑफ द अबव है, बताएं। काफ़ी आसान है ये सवाल का जवाब, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज द राइट आंसर। तो ये कब स्टार्ट हुआ था, ये 1985 में स्टार्ट हुआ था। ऑफ कोर्स ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री जो है वो इसको चला रही है। तो इसमें क्या किया जा रहा है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम है ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 85 में लॉन्च किया गया। ये बच्चों की सर्वाइवल के लिए, सेफ मदरहुड के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था। एंड ये बहुत ही वन ऑफ द की एरियाज अंदर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है उसका एक बहुत की प्रोग्राम है। ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर जो है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत 12 तरीके की बीमारियों की वैक्सीन जो है दी जाती है। कौन कौन सी है, 2 तरीके की इम्यूनाइजेशन होती है, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन। ये आप समझते हैं, ये मैंने बहुत बार पढ़ाया है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन में क्या होगा, होस्ट इज डायरेक्टली गेट एक्सपोज टू द एंटीजन विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग माइक्रोब्स। तो वो एक्टिव इम्यूनाइजेशन कहेंगे, या तो जिंदा लाइव दे देंगे या अटेन्यूएटेड दे देंगे। मतलब या तो जिंदा वायरस डाल देंगे या जिंदा होस्ट डाल देंगे पैथोजन, या तो उसको थोड़ा सा वीक करके। पैसिव में क्या होगा, रेडीमेड एंटीबॉडीज आर गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी। मतलब डोज आपको बूस्टर्स, मतलब जो आपको मान लीजिए बीमार पड़ने के बाद जो आपको शॉट्स देते हैं वो है। सो इनिशियल मदर मिल्क जो होता है, ओके, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पे, मैं बता चुकी हूँ। विच इज़ ऑल्सो नोन एज क्लॉस्ट्रम। उसके अंदर क्या होगे, लॉट ऑफ एंटीबॉडीज। तो ये बच्चे को जो इनिशियल वाला जो मिल्क होता है मदर का, उसको जो उसके अंदर क्लॉस्ट्रम होता है, उसके अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं। तो बच्चे को एकदम से पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि बच्चे को अपनी खुद की डिफेंस मैकेनिज्म को डेवलप करने के लिए थोड़ा वक्त लग जाता है, कुछ दिन का। तो उन दिनों के जो ड्यूरेशन होती है उसमें जो मदर का जो मिल्क होता है, इनिशियल मिल्क, वो उसको एंटीबॉडीज प्रोवाइड कर देता है ताकि बच्चा अलग अलग इन्फेक्शन से फाइट कर पाए, राइट। तो इसमें जो है ना, जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसके अंदर 12 तरीके की डिजीज़ की वैक्सीन दी जाती है। तो ये जो है, ये 12 डिजीज़ कौन कौन से हैं ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो जो कोई भी मेरी ये क्वेश्चन सेट को देख रहा है, तो दिस इज़ होमवर्क फॉर यू। आप ज़रूर से वो 12 डिजीज़ कौन कौन सी हैं उनके बारे में ज़रूर पता करें। नेक्स्ट टाइम हम उसके बारे में भी सवाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है येशी धोनदेन। येशी धोनदेन जो है, दिस इज अ नेम। येशी धोनदेन वॉज ऑनर्ड विद पद्मश्री बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ही वॉज ऑनर्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन व्हाट, विच फील्ड। तो ये भी एमपीपीसीएस 2018 में पूछा गया सवाल था। तो ये देखिए, एमपीपीसीएस या स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्पल है ये, तो उस साल में या उससे पहले वाले साल में
किसको नोबल मिला, किसको भारत रत्न, किसको पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये सब भी पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टेट पीसीएस ज़रूर उसमें से सवाल उठा लेते हैं। और अगर बाय चांस जो भी आप लोग हैं, अगर आपके खुद के स्टेट से जिस किसी को भी पद्मश्री, पद्म विभूषण मिल रहा है, उसके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है, वो आपके सवाल में पूछा जा सकता है, राइट। तो ये इसमें पूछा गया था यशी धनोधन, जिसको यशी धोनदेन जो है उनको मिला अवार्ड पद्मश्री, किस फील्ड में उनके ऑनर किया गया, वो किस फील्ड में काम करते हैं, तिब्बतन मेडिसिन में, न्यूनेटल डिजीज़ में, मेडिसिन ऑन स्नेक बाइट, या बिल्डिंग हॉस्पिटल इन रिमोट हिली एरियाज। ओके, अब सारे के सारे जो 4 के 4 चॉइसेस है, सारे के सारे सोशल सेक्टर से जुड़े हुए चॉइसेस है। ओके, बताएं। तो इसका राइट जवाब है तिब्बतन मेडिसिन इज द राइट आंसर। तो यशी धोनदेन जो है तिब्बतन डॉक्टर है ऑफ ट्रेडिशनल तिब्बतन मेडिसिन एंड सर्व द 14th दलाई लामा फ्रॉम 61 to 80 तक उन्होंने सर्व किया है। तो इन 2018 द इंडियन गवर्नमेंट ऑनर्ड हिम विद पद्मश्री। ही इज द सेकेंड तिब्बतन हु वाज ऑनर्ड विद पद्मश्री। इससे पहले भी एक तिब्बतन को पद्मश्री मिल चुका है। ये आपका होमवर्क है, पता करिए कौन है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट इज, इसमें आपसे पूछा जा रहा है बंची टॉप डिजीज। एक डिजीज का नाम दिया गया है बंची टॉप डिजीज इज मोस्ट कॉमन इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स। तो ये एमपीपीसीएस 2011 में पूछा गया था, काफी पुराना सवाल है, लेकिन ये एक डिजीज है, प्लांट्स में होने वाली एक डिजीज है, क्रॉप में होने वाली डिजीज है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैंने आपको बोला कि जिस तरीके के क्रॉप्स आपके यहाँ पर है या हमारे देश में भी जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है, अगर उसके अंदर कोई तरीके की डिजीज लगती है तो हमें उसके बारे में अवेयर होना ज़रूरी है। तो बंची की टॉप डिजीज़ होती है एक, वो किस में लगती है, वो पपाया में है, वो सिट्रस फ्रूट्स में है, या शुगर केन में है, या बनाना में है। बताएं कौन देगा इसका जवाब। हु कैन गिव मी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बिना गूगल करे देना है आपको, ये नहीं कि आप साथ में अपना फ़ोन लेके गूगल कर रहे हैं, नो। बिना गूगल किए कौन इस सवाल का जवाब जानता है। कोई तो स्टूडेंट्स होंगे जिनको इसका सवाल का जवाब पता होगा। तो राइट आंसर इज यस, 4 बनाना। तो बनाना में क्या होता है, ये एक तरीके की वायरल डिजीज़ है। तो इसमें बनाना बंची टॉप वायरल डिजीज़ है, जिससे कि एक सिंगल सेल डीएनए वायरस से फैलती है। ओके, ये सब की बजाय हमें बस ये देखना है इसमें हो क्या रहा है। प्लांट्स आर स्टंटेड एंड हैव बंची लीव्स एट द टॉप। उनकी जो पत्तियां हैं वो सारी जुड़ जाती हैं टॉप पर आते आते। तो ये डिजीज़ ट्रांसमिट कैसे होती है, प्लांट टू प्लांट इन ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड बाय एफिडिस बनाना एफिडिस विच आर ऑल्सो फीड ऑन हेलिकोनिया एंड फ्लावरिंग जिंजर। ठीक है, तो ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट में हो जाती है। तो मैनेजमेंट मेथड से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यू कैन रीड दैट पीडीएफ लेके आप इसको पूरे जो इसकी एक्सप्लेनेशन हैं उसको अच्छे से आप रीड कर सकते हैं, किसी को भी अगर किसी एक्सप्लेनेशन में कोई कन्फ्यूजन है तो। सो दैट्स इट। ये जो थे इस सेट के 10 सवाल थे। तो इसमें आपको आई होप हमने काफ़ी सारे सवाल जो है एनसीईआरटी से लिए और बाकी के सवाल जो है स्टेट पीसीएस से लिए हमने। सो आई होप आपको ये सेट जो है सॉल्व करके मज़ा आया होगा और आपकी काफ़ी ज़्यादा लर्निंग भी हुई होगी। सो इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।